हेलो एवरीवन, नमस्ते। और आज का वीडियो मैं हिंदी में बना रही हूँ। और हिंदी इसलिए क्योंकि महाराष्ट्रियन लोगों को हिंदी प्रॉपर समझ में आती है, पर हिंदी लोगों को मराठी समझ में नहीं आती। यही दिक्कत चालू है अभी महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्रियन लोगों को दिक्कत अभी ये हो रही है कि यहाँ पे, जैसे आपको पता होगा, 62% जो है वो पीपल बाहर से महाराष्ट्र में आते हैं, यूपी से, एमपी से, राजस्थान से। जाहिर सी बात है, जितने लोग उतनी ज्यादा रश। दिक्कत इसमें क्या है? दिक्कत इसमें यही है कि आपने सुना होगा कि मुंबई की ट्रैफिक बहुत आपको फेमस है। इंडियन ट्रेन लोकल जो होती है वो कितनी ओवरलोड होकर के वो ट्रैवल करती है, जाती है यहाँ वहाँ। तो आप समझ सकते हो कि ये क्यों होता है। जिसको हम मुंबई का स्पिरिट बोलते हैं, वो जो ट्रेन लपकती है आधे से ज्यादा बाहर, अंदर से ज्यादा बाहर, अंदर भी उतनी ही ज्यादा भरी होती है। दैट्स वाई उतने लोग बाहर दिखाई देते हैं हमको, तो हम उसको मुंबई का स्पिरिट बोलते हैं। ये सब क्यों होता है? ये सब इसीलिए होता है क्योंकि 62% जो है पीपल बाहर से महाराष्ट्र में आते हैं। फिल्म इंडस्ट्री की वजह से यहाँ पे काफी सारे जो लोग जो है वो जुड़ते जा रहे हैं, लग्जरियस लाइफ देखते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट वाले लोग एडवर्टाइज जो है वो प्रमोट करते हैं, दिखाते हैं। तो उस तरीके से हर कोई जो है वो मुंबई की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब ये सारी बिल्डिंग्स एंड ऑल दैट, ये तो अभी अभी बना है, पर उसके पहले भी आइलैंड पे स्टे करता था मुंबई, इसलिए ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस। महाराष्ट्र की जो महानगर पालिका, तो यहाँ पे इंडिया गेट ऑल्सो, तो यहाँ पे काफी सारी चीजें जो है वो अंग्रेजों ने बनाई थी और उस वजह से ये फेमस भी है बहुत ज्यादा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है वो अपने काल में ऐसी कारकिर्द बनाई थी कि मुगलों से वो जीते थे और अपना यहाँ पे स्वराज्य स्थापित किया था उन्होंने। मुगल यहाँ नहीं जीते महाराष्ट्र में, पर बाहर जीते थे। जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में अकबर बादशाह ने अपना वो शासन चलाया था और वो शासन अपने बेटे जहांगीर के हाथ में दिया था, इसलिए उन्होंने उसका नाम इलाहाबाद रखा था। अब महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना स्वराज्य स्थापित किया। यहाँ पे रायगढ़, सिंधुदुर्ग, ये सब किले ये जो जीते उन्होंने। और महाराष्ट्र में मराठी भाषा को उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बताया, मतलब अस्मिता बताई, और वो खुद फॉलो करते हैं मराठी या फिर मराठी भाषा उनको अच्छी लगती है। खुद की आइडेंटिटी, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जो है वो मराठी के साथ ही जुड़ना चाहिए, ऐसा वो अगर कहते हैं। उनके राजपत्र, उनका फरमान, उनके पत्र जो कुछ भी होते थे वो सारे मराठी में होते थे। और उनके साथ में जो संरक्षक होते थे, उनके बॉडीगार्ड होते थे, और आजू बाजू की जनता, उनके साथ भी वो मराठी में बात करना चाहते थे, क्योंकि मराठी जो है वो समझने में, बोलने में इजी है, लिखने में भी इजी है, इसीलिए उसको अभिजात भाषा का दर्जा भी मिला। अब ये तो हो गई इतिहास से रिलेटेड बात, ये तो हो गई। किसी संस्कृति का आप रिस्पेक्ट करते हो तो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हो, और अगर उस संस्कृति का रिस्पेक्ट नहीं है तो आप जाहिर सा है कि आप मतलबी बनोगे, आप अपने काम से मतलब रखोगे, है ना, इसलिए आप नहीं बोलते हो, इनकार करते हो। लोकल में मैंने देखा था कि एक लड़की थी, वो बात कर रही थी किसी मराठी लड़की से, और वो दोनों बात कर रहे थे आपस में। फिर बातें करते करते उसका स्टॉप आया था, और फिर उस स्टेशन पे उतरते टाइम उसने उसको थैंक यू बोला, उसने कुछ हेल्प की थी उसकी, थैंक यू और वेलकम वगैरह वो हुआ उनका। उसके बाद में फिर मेरे पीछे कोई लड़की थी, और वो उन दोनों को एक टॉन्ट करी थी उतरने से पहले, ताकि उसके कान पे पड़े वो चीज जो वो बोलना चाहती है। बहुत ज्यादा फॉरवर्ड हो रहे हैं ये लोग, फॉरवर्ड हो रहे हैं ये लोग। तो मैंने ये समझ लिया कि ये बोल रही है उसको देखा भी, मैंने उसको देखा बोलते टाइम, और उसने उसको ऐसा बोला कि बहुत फॉरवर्ड हो रहे हैं ये लोग। ये तब हुआ जब उन्होंने पूरी मराठी बोल ली और लास्ट में उन्होंने सिर्फ थैंक यू बोला, जो कि इंग्लिश में बोला, और उसने भी रिप्लाई में वेलकम बोल दिया। तो इसने उसको ऐसा बोल दिया, आप कुछ एक टॉन्ट करना बोल, या फिर यही कुछ चीज कि भाई ये हमको तो हिंदी बोलने पे वो करते हैं और ये खुद इंग्लिश बोल रहे हैं। तो इंग्लिश कोई बोल नहीं सकता क्या? मतलब अगर इंग्लिश कोई बोले तो वो फॉरवर्ड होने लगता है। सिंपल सी चीज है, जिसको जो भाषा आएगी वो बोलेगा। और इंग्लिश तो बहुत बेहतर है। मैं तो ये कहती हूँ कि इंग्लिश अगर कोई बोले तो उसका अलग ही रिस्पेक्ट बनता है उसको, चाहे मराठी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज से बिलोंग करता हो, वो इंसान उसको अलग ही नजरिए से देखता है, उसकी रिस्पेक्ट एक अलग ही होती है, उसका ऑरा अलग होता है, मैं ये कहूँगी। तो इंग्लिश डेफिनेटली सबको फॉलो करनी चाहिए, बट आनी भी तो चाहिए ना, है ना। हम सिंपल सी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं तो हम इंग्लिश कहाँ से समझेंगे? वो हमारे समझ के बाहर है, मैं ये समझूंगी। तो देखो, वो दो मराठी लड़कियों ने आपस में थैंक यू एंड वेलकम किया, तो उस हिंदी लड़की ने उसको एक इस तरीके से बोला कि आप हाँ, बहुत ही फॉरवर्ड हो गई।
तो इसका मतलब क्या है कि मतलब हिंदी मराठी बोलने वाले इंग्लिश नहीं बोल सकते क्या, और बोल रहे हैं तो वो फॉरवर्ड हो गए। हाँ चलो हो गए वो फॉरवर्ड, ऑब्वियसली जो इंग्लिश बोलेगा वो हो ही रहा है फॉरवर्ड, इसीलिए तो इंग्लिश बोल रहा है ना वो। क्यों, तुझे ही अधिकार है क्या? मतलब तू हिंदी से इंग्लिश सीख सकती है पर ये मराठी से इंग्लिश नहीं सीख सकती क्या? तो ये कहाँ कर रहे हो आप? ये खुद वहीं पे जाकर के, महाराष्ट्र में जाकर के। तो देखो ये एक सभ्य नागरिक ये कहीं भी एक शोभा नहीं देता। और दूसरी चीज कि सेम अगर जैसे आपके स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में जाते हो, ऐसे ही अगर आप महाराष्ट्र में नहीं आते, आप यहाँ से सीधे जाते यूएसए, इजराइल, दुबई, जापान, चीन, कहीं भी अगर आप जाते ना, तो आपको एक फॉर्म दिया जाता टर्म्स एंड रूल एंड कंडीशन का, ठीक है, और आपको फॉलो करना ही पड़ता, ठीक है। और आप भी वो चाहते हैं कहीं मिस्टेक से भी, गलती से कुछ हो ना जाए, ठीक है। वैसे आप जाते ही नहीं हो क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आती और वो नहीं बोलने आती। तो सीधी सी बात है कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ की क्या रूल्स है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ये आपको बखूबी पता है, इसलिए आप वहाँ जाने की सोचते भी नहीं हो, ठीक है। और वहाँ जाना हर कोई अफोर्ड कर भी नहीं सकता, तो आप यहाँ पे आते हो तो क्योंकि आपको पता है संविधान क्या कहता है। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमको हर स्टेट में जाते आते आता है। किसी के बाप का महाराष्ट्र नहीं है, हर कोई लड़कियां भी इस लैंग्वेज में बात करती है, चाहे सामने कितना ही बॉडीगार्ड वाला या फिर कितना ही बिल्डर क्यों ना खड़ा हो, पर उसको भी वैसे बोलने की हिम्मत दिखाती है कि आपके बाप का है क्या, मेरे खुद का घर है महाराष्ट्र में, मैं रहूंगी यहाँ पर, आप होते कौन है मुझे पूछने वाले। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये एक दूसरे से इस तरीके से बात करते हो कि किसके बलबूते पे, संविधान के बलबूते पे। फिर संविधान के बलबूते पे अगर आप चलते हो, अगर आप इतने उजागरी से, इतने बड़ा होकर के आप आवाज निकालते हो, तो सेम इसी अधिकार से मैं आपको बोलना चाहूंगी कि सेम यही आवाज आप आपके स्टेट में उठाओ, आपकी सरकार के सामने। आपकी सरकार के सामने आपको यही आवाज में बोलना है कि हमें हमारा रोजगार चाहिए, हमें किसी और स्टेट में जाने की जरूरत तब पड़नी चाहिए जब हम गवर्नमेंट नौकरी पे हो और आप हमारी ट्रांसफर करें। जब वोटिंग की बारी आती है तो यहाँ के जितने भी लोग यूपी, एमपी, राजस्थान से आते हैं, तो यहाँ से वो जाते हैं बाकायदा रिजर्वेशन इन ऑल दैट, ये सब कुछ करके। उस सीजन में ट्रैवल महंगी हो जाती है, ट्रेन महंगे हो जाते हैं, मतलब ट्रेन और ट्रैवल से आते हो आप लोग, तो वो सारी चीजें महंगी हो जाती है क्योंकि वो इलेक्शन का टाइम होता है। तो आप सब लोग याद से वहां पे जाते हो और अपने नेता को वोट करके आते हो, तो आपका सिर्फ वोट के बदले क्या मिलता है ये आपने संविधान से नहीं पढ़ा। एक वोट की कीमत क्या है, क्या ये आपको नहीं पता? अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। एक वोट जो होता है वो एक नेता को क्या से क्या बना देता है। एक नॉर्मल इंसान अगर नेता बन जाए वोट के आधार पर, फिर वो पैसे लेकर के फरार भी हो सकता है। आप उसके बारे में भी, उसके लिए भी आप आवाज उठा सकते हो, उसके लिए भी कोर्ट है, ठीक है। सबसे बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट। काफी सारे लोग, मुझे ये भी पता है कि हाई कोर्ट को सबसे बड़ा समझते हैं, पर हाई कोर्ट सबसे बड़ा नहीं होता। हाई शब्द सुन लिया ना आपने, तो इसलिए आप हाई समझते हो, पर हाई कोर्ट सबसे बड़ा नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो किसी भी नेता के खिलाफ FIR दर्ज कराने, उसकी चार्जशीट दाखिल करा के आप उस पर जो भी आपके पैसे लेकर के भागा है, आपके साथ में गद्दारी की है, जो कुछ भी किया है उस नेता ने, तो ये होती है एक वोट की कीमत। वैसे अगर पैसों में देखी जाए तो ये करोड़ों के ऊपर जाएगी, ठीक है, क्योंकि करोड़ों आपके लिए है बहुत ज्यादा कीमत। उसे आप दे दोगे, वो 200 करोड़ भी अपने जेब में डाल सकते हैं, इसलिए 1 करोड़ के ऊपर का हुआ आपका एक वोट। तो आप वो वोट देने के लिए याद से जाते हो आपके स्टेट में, ठीक है, वोट देते हो, फिर रहते हो फैमिली के साथ में, फिर से आते हो व्यापार करने के लिए या आपके काम करने के लिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे व्यापार हो आपका। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये संविधान की बदौलत है। तो संविधान को अगर समझना है आपको, तो आप बहुत ज्यादा पावरफुल, ताकतवर हो सकते हो। कोई नेता, कोई भी इंसान आपको थप्पड़ क्या आप पे आवाज नहीं उठा सकता अगर आप उस तरीके से चलो तो, ठीक है। वैसे संविधान ये भी कहता है कि रास्ते चलते एक भिखारी जो है उसको भी बेवजह कोई थप्पड़ नहीं मार सकता। इतना तक अधिकार दे रखा है संविधान ने। जिस तरीके से आपके अधिकार है उस तरीके से आपके कर्तव्य भी है, ठीक है, आपकी ड्यूटी भी है, और वो ड्यूटी भी आपको समझनी चाहिए। और वो ड्यूटी ये है आपकी कि आपके स्टेट में स्कूल होनी चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है कि आपके आजू बाजू का इलाका जो है, उस इलाके में जितने बच्चे हैं वो सारी शिक्षा ले रहे हैं या नहीं। और शिक्षा कंपलसरी है संविधान में। क्या आप वो लेते हो? नहीं लेते हो आप।
अगर आप शिक्षा प्रॉपर लेते, आपके स्टेट में शिक्षा होनी भी तो चाहिए, स्कूल बनने भी तो चाहिए। वहाँ पे स्कूल ही नहीं बनते, वहाँ पे रोजगार ही नहीं बनता, वहाँ पे रोजगार आते ही नहीं, वहाँ पे फॉरेनर अपनी इंडस्ट्री ओपन करने की कोशिश ही नहीं करते। अभी कितने सारे यूपी से बिलोंग करने वाले फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोग हैं, ठीक है। अब वो है तो प्रॉपर मुंबई में ही रहने लग गए। क्यों? यूपी उनके लिए बेहतर नहीं है। क्यों नहीं है? जबकि वो उनकी जन्मभूमि है, वो वहां से आए हैं, पर वो वहां पे वापस जाना नहीं चाहते, वहां पे वो कोई बिजनेस भी नहीं खड़ा करना चाहते। क्यों? क्योंकि वहां की कंडीशन ऐसी बना रखी है लोगों ने, वहां के नेताओं ने, ये सबको पता है। वो खुद भी परेशान, पहले जनता बनी है, फिर सरकार चुनी गई है। तो आपको ये समझना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या है, हम क्यों ये इस लेवल पे इस दूसरे स्टेट में जाकर के बेइज्जत हो रहे। इनको क्या अधिकार है हमारे मुंह पे थप्पड़ मारने का? इनको क्या अधिकार है हमारे ऊपर इस तरीके से चढ़ने का? बोलना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हमारे में कोई कमी है? क्या हम कोई आतंकवादी है? तो हमारे ही लेवल का इंसान, वो भी नागरिक है, मैं भी नागरिक हूँ, उस पर भी संविधान लागू है, मुझ पे भी संविधान लागू है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो सिंपल सी बात है, ये रिस्पेक्ट की चीज है। जो जितना ज्ञानी है उसको उतना ही सम्मान मिलेगा, अब जो जितना ही अनपढ़ है उसके साथ में इस तरीके का ही बिहेवियर होगा। अब आप बोलोगे कि एक एजुकेटेड पर्सन था बहुत ज्यादा, और उसको महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन लोगों ने थप्पड़ मारा। अब क्या काम आया उसका एजुकेशन? कि अगर उस पे उसने थप्पड़ मारा है तो आप उसके खिलाफ केस करो, ठीक है। आप उसको जो होगा कोर्ट में, जिस तरीके से उसको सजा सुनाई जाएगी वो उसको मिलेगी ही मिलेगी। दूसरी बात कि आप उसको तो सजा दिला दोगे, पर आपके पास इतना टाइम है कि आप कोर्ट के चक्कर काट सको और आप उसके थप्पड़ का बदला ले सको? नहीं है ना, क्योंकि आप तो यहाँ व्यापार करने आते हो, आपको तो किसी की भाषा से कोई लेना देना नहीं है, आपको बस आपके काम से मतलब है, कितने गिराई का यहाँ पे आ रहे हैं और मेरा बिजनेस कितने तक स्पेंड हो रहा है ना। तो बस आप ये इस चीज में हो तो आप नहीं पढ़ोगे ना, थप्पड़ का बदला थप्पड़ से लेना है या फिर केस करनी है, इस पे नहीं पढ़ोगे ना आप। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि सामने वाला फिर मारता ही जाएगा, है ना, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। तो इसका सोल्यूशन सबसे बेहतर ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एजुकेशन इज मस्ट। तो एजुकेशन इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आप, वो जो एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, तो वो वहां पे रह रहा है ना, तो उसको थप्पड़ नहीं मारा जाएगा। अगर वो बखूबी वेल एजुकेटेड है तो उसको सभी भाषा आती ही होगी, ठीक है। और दूसरी बात कि जो एजुकेटेड होते हैं ना, वो ऐसा नहीं करते तेरे बाप का, मैं नहीं बोलूंगा, तुझे जो करना है वो कर ले, मुझे निकाल के दिखा दे, ये वो नहीं करता। क्योंकि दादागिरी वाली लैंग्वेज, गुंडागर्दी वाली बातें, ये उसको आती ही नहीं। ये चीजें होती है एजुकेटेड पर्सन की। तो सामने वाला जो है वो ना चाहते हुए भी उसके सामने शांत हो जाता है। और एजुकेटेड पर्सन उसको रिप्लाई में क्या देता है? अगर सामने से आ रहा है एक इंसान और बोल रहा है कि आपको मराठी बोलनी ही पड़ेगी, और सामने वाला इंसान जो हिंदी है पर एजुकेटेड है, और वो उसको रिप्लाई में क्या बोलेगा? वो उसको यही बोलेगा कि भाई मैं एजुकेटेड तो हूँ, पर मेरे सब्जेक्ट में मराठी सब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं किया था। अगर हमारे एजुकेशन में मराठी सब्जेक्ट होता तो मैं मराठी बोल पाता अच्छे से, पर नहीं था इसलिए मैं नहीं बोल पाया। पर ऐसा मत समझो कि मैं दिमाग से कमजोर हूँ, मैं लिखा पढ़ा हूँ, कोशिश करूंगा मराठी सीखने की या फिर बोलने की। ये एक रिस्पेक्ट के तौर पे भी कोई ऐसा कह सकता है, और एक हर जगह इंसल्ट ना हो। जैसे किसी को कुछ बोल दो कि अरे हम मजाक उड़ाते, अरे यार इसको तो कुछ आता नहीं, छोड़ो इसको, तो हो गई है उसकी इंसल्ट। जैसे मैंने बताया कि एजुकेटेड पर्सन की जो है वो एक अलग ही उसका ऑरा होता है, डिसरिस्पेक्ट उसका कर नहीं सकता, ठीक है। उसकी बात करने का जो ढंग है वो इतना पोलाइट होता है कि उससे कोई गुंडा वाला भी इंसान सामने आ जाए ना तो वो भी उस अलग नरमी से बात करेगा, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन की अलग ही होती है पहचान। तो जो लोग नहीं लिखे पढ़े पर उनको रोजगार तो करना ही पड़ेगा ना अपने घर के लिए। तो देखो, अगर हम दूसरे स्टेट में संविधान के अधिकार के तौर पे जा रहे हैं तो आपको रखना चाहिए ध्यान कि किसी और नागरिक को तकलीफ ना हो, ठीक है। किसी और नागरिक को किसी भी चीज में दिक्कत ना हो, चाहे आप बातों से उसको परेशान कर रहे हो, चाहे आप कोई लड़की जा रही है तो उसको छेड़ रहे हो, और चाहे चोरी हो चाहे डकैती हो, ये सब ना करें,
क्योंकि आप वहाँ पे जा रहे हो, आपको पता है किसी का शेड्यूल, कोई कहाँ जाता है, कैसा जाता है, तो फिर चोरी करना, ये करना, वो करना, तो ये सारी चीजें आप ना करें। ये सारी ड्यूटी है आपकी जो संविधान आपको देता है। अधिकार तो बहुत दिए हैं, उसके साथ साथ ड्यूटी का भी ध्यान आपको रखना चाहिए, तब जाके आप अच्छे नागरिक बन पाओगे, तभी जाके वो आपस में भाईचारा बढ़ेगा। ऐसा अगर नहीं करोगे तो दिक्कतें तो देखो, केस किसी पे लगता है, फिर कोर्ट सजा सुनाता है, उसके पहले कुछ लोग भी एक खुद को पुलिस के तौर पे गुंडा बना चुके हैं, ठीक है। तो खुद को एक पॉजिटिव गुंडा बना करके भी लोग घूमते हैं, जो कि वाकई में उसको नाम तो गुंडा दिया जाता है, पर करते हैं वो काम अच्छे के लिए, ठीक है। तो उनको गुनहगार भी नहीं ठहरा सकते। अगर उनकी बैकग्राउंड देखोगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा आएगा, क्योंकि जो वाकई में गुंडे होते हैं ना, उनके पीछे काफी सारे क्राइम होते हैं और वो किसी का भला नहीं चाहते। अब जो ये लोग थप्पड़ मारते फिर रहे, आप इन लोगों को गुंडा नाम से जो है वो बोल रहे हो कि ये लोग गुंडे हैं, ये लोग ऐसे हैं, इन लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। बाहर के लोग यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, ठीक है। वो खुद यहाँ पे आ रहे हैं बिकॉज कि यहाँ पे अंग्रेज जो है वो अपनी इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं। वो हर एक कंपनी, वहाँ के जो डीलर होते हैं वो यहाँ से डील करना चाहते हैं, मुंबई के साथ, यूपी से नहीं, एमपी से नहीं, राजस्थान से नहीं। तो ये मुंबई की बात है और फॉरेनर की बात है, ठीक है। और उन दोनों की चीज के वजह से आप लोग यहाँ पे रोजगार पा रहे हो। तो यही सेम चीज अब आप बोलोगे कि वो जो डील कर रहे हैं वो बाहर के लोग हैं जो मुंबई में आए हैं, उनके साथ में डील हो रही है फॉरेनर की, ठीक है। पर आप यही चीज फिर आप जो वो बाहर वहां से आए हैं, जहाँ पे वो पैदा हुए हैं, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वहां से वो यहाँ पे आ रहे हैं, वो वहीं से ही फॉरेनर के साथ में डील भी तो कर सकते हैं, पर वो नहीं करते। क्यों? ठीक है। तो ये समझने वाली बात है, किसी स्टेट में जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट आप करो, क्योंकि एक अच्छे नागरिक के तौर पे, अच्छे नागरिक क्या होते हैं? जो किसी को तकलीफ ना दे, जो अगर तकलीफ में भी हो तो उसको वहां से बचाए। अगर आपको सामने वाले की संस्कृति को जपना नहीं आता, उसको संभालना नहीं आता, तब आप आवाज उठाते हो कि नहीं, ये हम पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है, मैं खुद से इसमें खुश नहीं हूँ, तब जाके ये दिक्कतें होती है। तो एक भाईचारा के तौर पे एक लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, बात करने का तरीका होता है। जिस तरीके से आप अपने ग्राहक के साथ में बात करते हो पोलाइटली, बस उसी तरीके से इनसे बात कर लो ना आप। आई डोंट थिंक कि सभी लोगों के ऊपर थप्पड़ उठाया होगा इन लोगों ने, क्योंकि मैंने ऐसे भी कुछ वीडियो देखे हैं जिन्होंने प्यार से बोला है, हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मैं ट्राई करूंगा, और मैंने डेफिनेटली वो देखा है कि वो कोई ना कोई पोस्ट पे होते हैं, उनके साथ में थप्पड़बाजी नहीं हुई है जो किसी पोस्ट पे। वेल एजुकेटेड है, बात करने का ढंग अलग होगा, इंसानियत होगी उनमें, कि सामने वाला गुंडा है, थप्पड़बाजी करने ही आया है, तो भाई हम थोड़ा वो कर लो। आप कहोगे कि क्यों, हम ये क्यों करें? और बात अगर मैं यूपी, एमपी, राजस्थान की करूं, तो वहाँ के हिस्ट्री ऐसी नहीं है, या फिर अभी भी हिस्ट्री ही नहीं, अभी प्रेजेंट में भी वहाँ पे कुछ ऐसे वहाँ के जो लोग आए हैं महाराष्ट्र में, चाहे पत्रकार के रूप में हो, चाहे वहीं पे पत्रकारिता कर रहे हो, तो वो ऐसे ऐसे खुलासे वहां से करते हैं कि चाहकर भी वहां पे कोई आना नहीं चाहेगा, चाहकर भी वहां के लोग वहां नहीं रहना चाहते, वहां से निकलना चाहते। तो इसके पीछे क्या है राज? इसके पीछे वही राज है। ऐसी न्यूज भी है कि कोई किसी के इलाके में जाकर के किसी की खेती हड़पता है, कोई किसी पे जबरदस्ती करता है, कुछ रेप की केसेस हो, डकैती हो, चाहे कोई रोड पे एक पब्लिक रोड है जिसपे एक कॉमनली लड़कियां रील बना रही है, लड़कियां तो रहने ही दो, अब हस्बैंड वाइफ रील बना रहे थे, कुछ लोग आकर के रोकते हैं कि नहीं आप वहां नहीं जा सकते, वहां जाके आप रील नहीं बना सकते। क्यों? ये अधिकार आपको किसने दिया? और आप हो कौन? सबसे पहले तो आप जो है वो सामने वाला भी है, आप भी इस देश के नागरिक है, वो भी इस देश का नागरिक है, तो आप कोई भी नहीं हो उसको बोलने वाले कि आप यहाँ मत बनाओ, वहां बनाओ, ठीक है। तो ये सारी दादागिरी, डकैती, चोरी, रेप, ये सारी चीजें ज्यादातर की न्यूज यूपी, एमपी से आती है, राजस्थान से आती है। और ये ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र का रिपोर्टर वहां पे है जो बड़ा चढ़ाकर बताएगा, वहीं के रिपोर्टर्स बताते हैं जो आंखों देखी बताते हैं। रविश कुमार तो बिहार से ही आते हैं, बिहार के बारे में जो स्थिति वो बताते हैं
वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि वहाँ पे लोग वाकई में रहना चाहिए। वो खुद भी वहाँ पे नहीं रहते हैं और उन्होंने रहना भी नहीं चाहिए। ये सारी चीजें क्यों हो रही है? ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। आप अगर वहाँ पे आवाज उठाओगे, ऐसे आंदोलन प्रोटेस्ट अगर आप वहाँ पे करोगे, तो आपको डेफिनेटली जो आपके अधिकार है शिक्षा के, रोजगार के, चिकित्सालय के, वो मिलने ही है, क्योंकि ये संविधान ने ही दिए हैं, सरकार को ये देना ही पड़ेगा। जिस तरीके से आप कुछ लोगों को जो रास्ते से चलते रील बनाते हैं, कोई किसी के खेत में काम करता है, वहां जाके आप जो हड़पते हो उनकी खेती, उखाड़ते हो, चलवाते हो उस पर ट्रैक्टर, राह चलती लड़कियों से छेड़खानी करते हो, किसी को रील बनाने से रोकते हो, तो ये सब कुछ आप जो करते हो, तो सेम ऐसी ही दादागिरी आप सरकार पे कर सकते हो ना, कि भाई हमें रोजगार चाहिए किसी भी हालत में। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि भाई महाराष्ट्र में नहीं आना या फिर कुछ। मैं संविधान के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि संविधान ही है जो आपको सब कुछ, ये सब कुछ दे रहा है, मुझे भी। तो संविधान का रिस्पेक्ट तो करना ही है सबको। तो संविधान की बदौलत ही तो यहाँ पे आप आ पा रहे हो ना। तो अगर आप उसकी ही बदौलत यहाँ पे आ रहे हो, उसी की बदौलत आप नेता आपको वोट मांग रहा है, आपके सामने हाथ जोड़ रहा है, वैसे तो कभी हाथ नहीं जोड़ता, पर वोट के टाइम पे आपके घर पे आके हाथ जोड़ता है वो, तो आप भी बाद में, वोट देने के बाद में जब आपकी बारी आती है, तो आप भी जाओ, चाहे हाथ जोड़ो, चाहे प्रोटेस्ट करो, पर आप रोजगार मांगो, शिक्षा मांगो। शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा के अलावा आप कैसे रह सकते हो? रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब कुछ ही तो चाहिए। ये क्या बात हुई कि उठाया बैग, भर दिए कपड़े और निकल लिए दूसरे स्टेट में? आपकी फैमिली, आपके बच्चे, वो सब कुछ वहां पे रह रहे हैं, आप यहाँ से पैसे भेजते हो, कुछ छुट्टियां निकाल के वहां जाते हो। आप किसी बॉर्डर पे सैनिक के तौर पे नहीं काम कर रहे हो, उनके लिए ये होता है। पर आप एक नॉर्मल इंसान हो और आप ये सब कुछ अपने घर बार को छोड़कर दूसरे स्टेट में जाते हो, और वहां पे भी आपको जिल्लत भरे लोग मिलते हैं जो आपके साथ में आपको जलील करते हैं। इसमें क्या क्या मिला आपको? जिस तरीके से आप आपके स्टेट में गुंडागर्दी करते हैं, वैसे यहाँ के स्टेट में लोग गुंडागर्दी करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि महाराष्ट्रियन लोग हिंदी वाले स्टेट में जाकर के गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो अपने ही स्टेट में कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो गुंडागर्दी तो गलत ही है, चाहे आप आपके स्टेट में करो या फिर महाराष्ट्रियन अपने स्टेट में करे। बात समझने वाली ये है, बस जैसे सरकार आपको रोजगार देती है, जिस तरीके से रोजगार और इतनी सारी सुविधाएं महाराष्ट्र में है, बस ये सारी सुविधाएं आप सरकार से आपके स्टेट में मांगोगे, तो देखो जो आपके साथ में हो रहा है वो एक दिन महाराष्ट्रियन के साथ में होगा। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आप आपकी सरकार से रोजगार मांगो। क्या आपको आपके मौलिक अधिकार नहीं पता? जो सिर्फ टीवी में दिखाते बस उतना ही पता है क्या? तो आपको ये समझना चाहिए कि अपने स्टेट में जो रिस्पेक्ट हमको मिलती है, अपनी जन्मभूमि में जो हमारा एक औहदा होता है, वो अलग जगह पे नहीं होता।